गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग चर्चा करेंगे पारिस्थितिकी एवं जैव विविधता के ऊपर में। ये चैप्टर परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। ऐसे तो सभी चैप्टर इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन न्यू पैटर्न के अनुसार इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे पूर्व में भी बायोलॉजी से प्रश्न करवाए गए हैं जो कि अति महत्वपूर्ण था। उसे अगर आप नहीं देखे हैं तो प्ले स्टोर में जाके अवश्य देख लें। क्लास शुरू करने से पहले एक दो बातें आपसे करना चाहूँगा। मेरा मानना है कि मेहनत को अपना दोस्त बनाइए। जो साथ में घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, क्या वो आपके परमानेंट दोस्त हैं? क्या वे आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं? इस पर गहनतापूर्वक अध्ययन कीजिए, ध्यान दीजिए। मेरा कहने का अर्थ ये नहीं है कि आप उससे लड़ाई कर लीजिए। ध्यान दीजिए और ध्यान देने के बाद सोचिए कि आप क्या अपने मंजिल में कहीं वो सारी बातें रुकावट तो नहीं डाल रही है। अगर ज़िंदगी को एक नए स्टेटस पर ले जाना है तो इस पर कार्य करना आज से शुरू कर दीजिए। लोग कहते हैं ना, रोज़ स्टेटस बदलने से ज़िंदगी नहीं बदलती। ज़िंदगी को बदलने के लिए अपना एक स्टेटस होना ज़रूरी है। हाँ, कठिनाई तो आएगी रास्ते में, लाखों की भीड़ है, करोड़ों की भीड़ है, लेकिन अगर आप मेहनत करते हैं तो सफलता श्योर आएगी। ये मेरा जो मानना है, कोई आपको नहीं रोक सकता। कठिनाई में ही तो मज़ा है। इसलिए तो लोग कहते हैं, ना कोई कठिनाई ना कोई तकलीफ़ तो क्या मज़ा है जीने में। बड़े बड़े तूफ़ान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो सीने में एक आग लगाइए और जुनून के साथ अपने मंजिल की ओर बढ़ निकलिए। तो शुरू करते हैं आज से पहला प्रश्न। प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें और सही विकल्प को चिन्हित करें। यहाँ पर विकल्प 4 दिए गए हैं कि जन्म दर जनसंख्या में किसी निश्चित अवधि के दौरान जन्मों की संख्या जो प्रारंभिक घनत्व में जोड़ी जाती है। मृत्यु दर किसी निश्चित अवधि के दौरान जनसंख्या में होने वाली मौतों की संख्या। अप्रवासन है जनसंख्या के उन व्यक्तियों की संख्या जो समयावधि के दौरान सोच विचार कर अपना निवास छोड़कर अन्यत्र चले गए। उत्प्रवास है विचाराधीन समयावधि के दौरान अन्यत्र से निवास स्थान में आए समान प्रजातियों के व्यक्तियों की संख्या। तो उपर्युक्त में से कितने युग्म सही हैं? तो यहाँ पर बोला गया है केवल 2 सही हैं। अब इसकी चर्चा करते हैं कि इनमें से केवल 2 कौन से हैं। सही सुमेलित है जन्म दर, जनसंख्या में किसी निश्चित अवधि के दौरान जन्मों की संख्या जो प्रारंभिक घनत्व में जोड़ी जाती है। फिर है मृत्यु दर, किसी निश्चित अवधि के दौरान जनसंख्या में होने वाली मौतों की संख्या। अप्रवासन है विचाराधीन समयावधि के दौरान अन्यत्र से निवास स्थान में आए समान प्रजातियों के व्यक्तियों की संख्या। और उत्प्रवास है जनसंख्या के उन व्यक्तियों की संख्या जो समयावधि के दौरान सोच विचार कर अपना निवास स्थान छोड़कर अन्यत्र चले गए। तो इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर जो ऑप्शन में दिया गया था, उत्प्रवास का डिफिनीशन अप्रवासन में चला गया है और अप्रवासन का डिफिनीशन उत्प्रवास में चला गया है ना। अप्रवासन का डिफिनीशन उत्प्रवास में चला गया, इस कारण से ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा प्रश्न है, अंतर्विशिष्ट अंतःक्रियाएं 2 अलग अलग प्रजातियों की आबादी के बीच अंतःक्रिया से उत्पन्न होती है। इसके लिए जिम्मेदार निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, वह अंतःक्रिया जिसमें एक प्रजाति को लाभ होता है और दूसरी को नहीं। लाभ या हानि पर निर्धारित या फिर एमेंसलिज्म कहलाता है। दूसरा है, सहभोजिता में एक प्रजाति को नुकसान पहुंचता है जबकि दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो सर्वप्रथम ये जान लें, सहभोजिता यानी कि कॉमेंसलिज्म, इसका अंग्रेजी में नाम है सहभोजिता का कॉमेंसलिज्म। कॉमेंसलिज्म जीव विज्ञान में अलग अलग जाति के 2 पहलुओं में से ऐसा सामान्य पद्धति है जिसमें एक जाति को दूसरे से लाभ होता है लेकिन दूसरी जाति को पहले से कोई लाभ नहीं होता और ना ही नुकसान पड़ता है। तो यहाँ पे बोला है नुकसान, इस कारण से ये ऑप्शन गलत होगा, है ना। फिर है कि पहला ऑप्शन को देखते हैं, अमेंसलिज्म के बारे में क्या कहा गया है। अमेंसलिज्म में एक प्रजाति को नुकसान पहुँचता है जबकि दूसरे पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर पूछ दे कि अमेंसलिज्म का उदाहरण क्या है ना, अमेंसलिज्म का उदाहरण क्या है, तो इसका उदाहरण होगा लाइकेन में बैक्टीरिया और कवक के बीच संबंध, या फिर पेनिसिलिन द्वारा बैक्टीरिया को मारना, है ना। तो इस प्रकार से एक प्रजाति को नुकसान पहुंचता है जबकि दूसरे पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसा कि प्रश्न में है, पारस्परिकता, प्रतिस्पर्धा, परजीविता और परभक्षण। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में है, पारस्परिकता कहा जाता है कि दोनों प्रजातियों का लाभ। प्रतिस्पर्धा होता है दोनों प्रजातियों को हानि होती है। परजीविता होता है एक प्रजाति को लाभ होता है और अंतःक्रिया दूसरी प्रजाति के लिए हानिकारक होती है।
परभक्षण होता है, एक प्रजाति को लाभ होता है और अंतःक्रिया दूसरी प्रजाति के लिए हानिकारक होती है। इस प्रकार से इसका संबंध बताया गया है। प्रश्न है कि परजीवियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। परजीवियों ने विशेष अनुकूलन विकसित कर लिए, जैसे अनावश्यक इंद्रियों का नष्ट हो जाना। परजीवी को मेजबान जीव की बाहरी सतह पर भोजन करते हैं, उन्हें वाह्य परजीवी कहा जाता है। अमरवेल यानी कि कुशकुटा एक परजीवी पौधा है जो आमतौर पर हेज पौधों पर उगता हुआ पाया जाता है। तो कितने कथन सही हैं? तो यहाँ पर सभी को सही माना गया है। ये पिक्चर अमरवेल का है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि ब्रूड परजीवी शब्द निम्नलिखित में किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए। परजीवी पक्षी मेजबान के घोंसलों में अंडे देता है तथा अपने मेजबान को अपने अंडे सेने का मौका देता है। उत्तर इसे बताया गया है ऑप्शन ए को कि परजीवी पक्षी मेजबान के घोंसले में अंडे देता है तथा अपने मेजबान को अपने अंडे सेने का मौका देता है। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं, परजीवी पक्षी अपने अंडे को मेजबान के घोंसले में देता है तथा अपने मेजबान को अपने अंडे सेने की अनुमति देता है। इसे ब्रूड परजीवीवाद कहते हैं। विकास के कारण परजीवी पक्षी के अंडे आकार और रंग में मेजबान के अंडे के समान दिखते हैं। कौवे के घोंसले में अंडे देने वाला ब्रूड परजीवीवाद का एक उदाहरण है। फिर है कि कथन 2 गलत है। कथन 2 में कहा गया बी में कि मेजबान के अंदर रहने वाले परजीवी शरीर के विभिन्न स्थानों में जैसे यकृत, गुर्दे, फेफड़े, लाल रक्त कोशिकाएं आदि में पाए जाते हैं, है ना। वो ऑप्शन गलत है। परजीवी जो मेजबान के शरीर के अंदर अलग अलग जगहों जैसे कि लीवर, किडनी, फेफड़े आदि कोशिकाओं में पाए जाते हैं उसे कहते हैं अंतः परजीवी। और ऐसे परजीवी जो शरीर के बाहर पाए जाते हैं जैसे खटमल जू है, ऐसे परजीवी को कहते हैं बाह्य परजीवी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा परजीवी का प्रकार। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। एक पारिस्थितिकी तंत्र में प्राथमिक उत्पादन को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो उत्तर होगा प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधों द्वारा एक समयावधि में प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पादित बायोमास या कार्बनिक पदार्थ की मात्रा। प्राथमिक उत्पादन से तात्पर्य प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधों द्वारा एक समयावधि में प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पादित बायोमास या कार्बनिक पदार्थ की मात्रा से है। इसे वजन ग्राम 2 या kcm2 के रूप में व्यक्त किया जाता है। प्रश्न है अपघटन की प्रक्रिया के अनुसार कालानुक्रमिक रूप में या कालानुक्रमिक क्रम में सही व्यवस्था का चयन करें। तो इन सभी में उत्तर एक सही होगा। विखंडन, निक्षालन, अपचय, ह्यूमिफिकेशन और खनिजीकरण। इस प्रश्न का एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। अपघटन क्या है? तो जटिल कार्बनिक पदार्थ को अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ना। विखंडन के अंतर्गत क्या आएगा? अपभक्षी केंचुआ अपरद को छोटे कणों में तोड़ देते हैं। निक्षालन की प्रक्रिया द्वारा जल में घुलनशील अकार्बनिक पोषक तत्व मृदा क्षितिज में चले जाते हैं और अनुपलब्ध लवणों के रूप में अवक्षेपित हो जाते हैं। अपचय के अंतर्गत आएगा बैक्टीरिया और कवक एंजाइमों द्वारा अपरद को सरल अकार्बनिक पदार्थों में विघटित कर दिया जाता है। ह्यूमिफिकेशन के परिणाम स्वरूप गहरे रंग का अनाकार पदार्थ एकत्रित होता है जिसे ह्यूमस यानी कि पोषक तत्वों का भंडार कहा जाता है। कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा ह्यूमस का और अधिक विघटन किया जाता है तथा अकार्बनिक पोषक तत्वों का उत्सर्जन होता है जिसे खनिजीकरण के रूप में जाना जाता है। तो यह प्रक्रिया है, उसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दर्शाया गया है। स्वजनित उत्तराधिकार के बारे में बताया गया है। जब समुदाय के जीवित निवासी स्वयं उत्तराधिकारी लाते हैं तो इसे स्वजनित उत्तराधिकार कहते हैं। एलोजेनिक उत्तराधिकार जब बाहरी ताकतें उत्तराधिकार लाती है तो उसे एलोजेनिक उत्तराधिकार कहते हैं। स्वपोषी अनुक्रम क्या है? वह अनुक्रम जिसमें हरे पौधों की संख्या बहुत अधिक होती है, इसे स्वपोषी अनुक्रम कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कैल्प वनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें से बोला गया है कि सही कथन 1, 2, 3, 4 है। कैल्प वन क्या है? ये बड़े भूरे समुद्री शैवाल हैं। ये उथले सागरों और पोषक तत्वों से भरपूर पानी में पानी के नीचे के जंगलों में उगते हैं। उन्हें प्रमुख प्रजाति माना जाता है। वे टायर निर्माण, आइसक्रीम उद्योग जैसे उपयोगों में उपयोगी है। इस प्रकार से
कैल्पबन के बारे में निम्नलिखित कथन सही पाया गया है। फिर है कि जलीय पारिस्थितिक तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। यहाँ पर दिया गया है न्यूस्टोन, पेरिफिटान्स, प्लवक, नेक्टॉन, बेंथोस। उपर्युक्त में कितने युग्म सही सुमेलित हैं? तो यहाँ पर बोला गया है केवल एक। अब इसकी चर्चा करते हैं, कौन से सुमेलित हैं और कौन से सुमेलित नहीं हैं। बोला है कि जलीय पारिस्थितिकी तंत्र जिसमें पानी मुख्य आवास के रूप में होता है, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में जाना जाता है। जलीय जीवों के उनके क्षेत्र और इन क्षेत्रों को पार करने की उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। सही सुमेलित जोड़े हैं न्यूस्टोन, वे वायु जल इंटरफेस पर रहते हैं। पेरिफाइटिन्स, ये जीव जड़ वाले पौधों के तने और पत्तियों से जुड़े रहते हैं। पेरिफाइटिन्स के बारे में बताया गया है। प्लवक है, इस समूह में शैवाल जैसे सूक्ष्म पौधे और क्रस्टेशियन और प्रोटोजोआ जैसे जानवर शामिल होते हैं। फिर है नेक्टॉन, इस समूह में जानवर शामिल हैं जो तैराक है। बेंथोस है, ये जीव जल द्रव्यमान के तल पर पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से इन सभी का एक्सप्लेनेशन किया गया है कि इसका संबंध किससे है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ओलिगोट्रॉफिक शब्द का प्रयोग पोषक तत्वों की कमी के कारण कम प्राथमिक उत्पादकता वाली झीलों का निर्माण, झीलों का वर्णन करने के लिए किया जाता है। न्यूट्रिफिकेशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जल का एक भाग खनिज और पोषक तत्वों से अत्यधिक समृद्ध हो जाता है। मृत क्षेत्र या हाइपोक्सिया जल में ऑक्सीजन के कम स्तर को संदर्भित करता है, जो न्यूट्रिफिकेशन के परिणाम स्वरूप होता है। तो उपर्युक्त में से गलत कथन को चूज करना है। तो बोला गया है इनमें से कोई नहीं, यानी कि ये सभी मौलिक रूप में सही हैं, गलत नहीं है। एक्सप्लेनेशन में सेम चीज़ दोहराया गया है कि ओलिगोट्रॉपिक शब्द का प्रयोग पोषक तत्वों की कमी के कारण कम प्राथमिक उत्पादकता वाली झीलों का वर्णन करने के लिए किया जाता है। सुपोषण क्या है? वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जल का कोई भाग कृषि अपवाह, औद्योगिक अपशिष्ट से निपटान और मलजल निर्वहन जैसी गतिविधियों से खनिजों और पोषक तत्वों को अत्यधिक समृद्ध हो जाता है। मृत क्षेत्र या हाइपोक्सिया पानी में ऑक्सीजन के कम स्तर को संदर्भित करता है ना। हाइपोक्सिया क्या है या मृत क्षेत्र क्या है? पानी में कम ऑक्सीजन स्तर, जो न्यूट्रिफिकेशन के परिणाम स्वरूप होता है। ये किस कारण से होता है? न्यूट्रोफिकेशन के परिणाम। जब न्यूट्रोफिकेशन के कारण अत्यधिक शैवाल मर जाते हैं तो वे विघटित हो जाते हैं। उनके बायोमास के अपघटन से जल में उपस्थित ऑक्सीजन समाप्त हो जाता है, जिसे हाइपोक्सिया की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। फिर है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ग्रीन टाइड का तात्पर्य हानिकारक शैवाल स्फुटत से है, जो प्रोटोजोआ और एकोसीय की शैवाल जैसे जलीय सूक्ष्मजीवियों का बड़ा सांद्रण है। दूसरा है समुद्री अपवेलिंग, एक समुद्र विज्ञान संबंधी घटना है जिसमें पोषक तत्वों से भरपूर पानी की हवा द्वारा संचालित गहरे पानी में समुद्र की सतह की ओर होती है। तो उपर्युक्त में से सही कथन को हमें चूज करना है, जिसमें बोला गया है कि सिर्फ दो सही है, यानी कि समुद्री अपवेलिंग एक समुद्र विज्ञान संबंधी घटना है जिसमें पोषक तत्वों से भरपूर पानी की हवा द्वारा संचालित गहरे पानी की समुद्र की सतह की ओर होती है ना। तो इस प्रकार से बाकी बात सही इसे माना गया है। पहला है कि ग्रीन टाइड का तात्पर्य हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन से है, जो प्रोटोजोआ और एकोशिकीय शैवाल के जैसे जलीय सूक्ष्मजीवों का बड़ा सांद्रण होता है। ये गलत है। अब इसकी चर्चा करते हैं कि ये गलत क्यों है। देखिए, हरित ज्वार का उदाहरण हम लोग समझते हैं कि हरित ज्वार समुद्री जल के न्यूट्रिफिकेशन और ग्लोबल वार्मिंग के कारण होने वाली एक प्रमुख समुद्री पारिस्थितिकी आपदा को संदर्भित करता है, जिसके कारण विशेष रूप से चीन के समुद्र तट जैसे क्षेत्रों में मैक्रो शैवाल की अत्यधिक वृद्धि है, जिससे तटीय क्षेत्रों में आर्थिक विकास और पारिस्थितिकी सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता है। लाल ज्वर। लाल ज्वर एक ऐसी घटना है जो समुद्र तट पर होती है जब शैवाल एक जैसे पौधे अनियंत्रित रूप से बढ़ता है। पारिस्थितिकी तंत्र का एमसीक्यू का फर्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को बाइंड अप करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये वीडियो आपको
कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।